हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, है ना। और ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1134 ग्राम HNO3। रिएक्शन आपको पूरी बैलेंस करके दी गई है। HNO3 का आप मोलर मास निकालो तो देखो 48 प्लस 14 62 एंड 163 1134 डिवाइडेड बाय 63 कितना जा रहा है? 8 से आ रहा है क्या? 8 3 जा 24 2 8 6 जा नहीं जा रहा है। 630 15 14 16 18 से जाएगा। 18 से करके देखो। जी हाँ 4311 ठीक है। तो ये 18 टाइम्स जा रहा है, मतलब आपके पास HNO3 के 18 मोल्स हैं। चलिए, तो अब अगर 18 मोल्स हैं तो 18 मोल्स से आप काउंट कर लो भाई। इसके 2 मोल्स के लिए आपको NH3 निकालना है, तो 2 मोल के लिए 3, 1 के लिए कितना चाहिए होगा 3/2, 18 के लिए कितना चाहिए होगा इंटू 18 यानी 27 मोल। ठीक, यही 27 मोल ऊपर से आया होगा। इसका 27 बनाने के लिए इसका भी 27 मोल काम में आया होगा, और इसके 27 के लिए ऊपर ये 27 बना होगा। 4 से 4 बन रहा है तो 27 से 27 यानी NH3 के भी आपको 27 मोल चाहिए होंगे। आई होप आपने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए होंगे, इनमें अब कोई दम नहीं बचता है। सही है ना। चलिए, तो मूव करते हैं हम अपने अगले पार्ट के ऊपर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये देखें, ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4 फॉर्म फ्रॉम 12 ग्राम FeS2 फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए लिया कि मैं आपको यहाँ पे कुछ सिखाना चाहता हूँ। ठीक, पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। आई थिंक मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, हम पिछले क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब आप देखें, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में एक फर्क है जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा यहाँ पे। पहले आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में एक तरीका तो अपना है ही जो हम फॉलो कर रहे हैं कि हम रिएक्शन को बैलेंस करें और उसके बाद कनेक्ट करते हुए चलें। लेकिन अगर आप ध्यान दें, देखो ये आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4 फॉर्म फ्रॉम 12 ग्राम FeS2। इसका मोलर मास निकालो 56 प्लस 64 120 आ जाएगा। तो इसका मोलर मास है 120 ग्राम। और अब देखो, यहां से सल्फर चला, देखो इसमें पहुंचा, यहां नहीं गया। फिर यहां से सल्फर चला, यहां पहुंचा। फिर यहां से सल्फर चला और यहां पहुंचा। देखो, क्या सारा सल्फर यहां से चलकर यहां पहुंच रहा है? बीच में सल्फर कहीं पर भी नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो क्योंकि यहां पर सल्फर यहां से चलकर यहां पहुंच रहा है, हम इन दोनों एटम्स के बीच में सल्फर को क्या मानकर चल सकते हैं? कंजर्व। यानी हम ये पूछा है, ये दिया है, इस कंपाउंड में हम सल्फर के लिए क्या लगा सकते हैं? POAC। तो लगाओ, यहां कितना सल्फर है? 2। तो आप क्या लिखोगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ FeS2 शुड बी इक्वल टू, यहां कितना बनेगा बताओ? 1 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4। ये चीज अगर आपको क्लिक कर जाए, देखो एक लाइन में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये आप हर एक सीक्वेंशियल रिएक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ वहां कर सकते हो जहां पर आपके एटम्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पिछला केस देखूं तो पिछले केस में मैं NH3 और HNO3 के बीच में POAC नहीं लगा सकता हूं। क्यों? देखो, नाइट्रोजन यहां से चला यहां पहुंचा, यही कंपाउंड आगे काम में आ रहा है, फिर यहां से चला यहां पहुंचा, यही कंपाउंड आगे काम में रहा है। लेकिन अब नाइट्रोजन यहां पर 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। इसका मतलब अब मैं यहां पर नाइट्रोजन के लिए POAC नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर मुझे इसको भी काउंट करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये कंपाउंड नहीं होता तो फिर मैं यहां पर भी नाइट्रोजन के लिए POAC लगाकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर सीक्वेंशियल रिएक्शन में ऐसा केस मिल गया तो मान लो आपकी लॉटरी लग चुकी है, एटम अगर कहीं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो आप POAC लगाएं। तो देखिए क्या लिखेंगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ FeS2, वो कितने हो जाएंगे? इसका मास अपॉन इसका मोलर मास। दिस शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4। तो यहां से मोल्स ऑफ H2SO4 आपको 0.2 मिल जाएंगे। मोल्स ऑफ H2SO4 0.2 है, तो बताओ मास ऑफ H2SO4 कितना होगा? मोल्स इंटू मोलर मास विच वुड बी 19.6 ग्राम्स। सही है। तो ये और POAC का एक एप्लीकेशन है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चले आगे। चलिए, लास्ट वैरायटी इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की। देखें, आपको एक कहानी सुना दी गई है और इस कहानी के बाद आपको एक रिएक्शन भी दी गई है, दी गई ना।
चलिए अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट, तो ये मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट आपको दिया हुआ है, वुड बी ऑब्टेन्ड इफ 19.2 ग्राम mg। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, अगर आप रिएक्शंस को देखो, आपने 19.2 को डिवाइड कर दो 24 से, तो आई थिंक ये अपना आ जाएगा 8 फोर्जा, हाँ 8.8 मोल्स आ जाएंगे इसके। तो मैग्नीशियम के आपके पास 0.8 मोल्स हैं। अब आप ध्यान देना, आपको इसको रिड्यूस करने के लिए, किसको, कैल्शियम फॉस्फेट को रिड्यूस करने के लिए, सॉरी 90 ऑफ मैग्नीशियम वर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग, ठीक है, तो इससे आपको ये बताना है कितना बनेगा, ठीक है ना। तो आपके पास तरीका क्या है, तरीका बहुत ही घूम फिर कर है, क्योंकि देखो यहां पर P2O5 और MgO दोनों यूज में आ रहे हैं। तो पहला आप काम क्या करोगे, इस Mg से ये MgO निकालोगे, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो आप रिएक्शन बैलेंस करके लिखो, तो देखो पहले बैलेंस करते हैं, तो रिएक्शन बैलेंस करें, क्या बनेगी बताओ, Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस, देखो 3 कैल्शियम बैलेंस्ड है, 2 फॉस्फोरस, 4 टू 8 ऑक्सीजन के लिए 8 MgO लिखोगे, तो यहां पर 8 Mg गिव्स Ca3P2 प्लस 8 MgO। तो इसके 8 मोल से 8 मोल बन रहा है, बताओ इसके 0.8 मोल से ये भी कितना बनेगा, 0.8 मोल ही बनेगा, सही है। अब आप बढ़े आगे, इसके 8 मोल से 1 बन रहा है, तो इसके 0.8 मोल से ये Ca3P2 कितना बनेगा, 0.1 मोल। मैं इसको क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आगे इससे फॉस्फोरस बन रहा है और इससे P2O5 बन रहा है, इन रिएक्शंस का भी मैं सहारा लूंगा, क्योंकि लास्ट रिएक्शन में MgO भी काम में आ रहा है और P2O5 भी काम में आ रहा है। तो फिर आप आओ सेकेंड रिएक्शन पे, Ca3P2 प्लस H2O, बैलेंस करो, 3 कैल्शियम के लिए यहां पे आना चाहिए 3 CaOH होल ट्वाइस प्लस, साथ में बनना चाहिए 2 PH3, तो हाइड्रोजन बैलेंस करो, 3 2 6 यहां, 3 2 6 यहां 12, तो उसके लिए आप यहां पे लिख दो 6 H2O और आपका ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब आप फिर देखें, यहां से जो 0.1 मोल कैल्शियम फॉस्फेट बना, बताओ उससे कितना PH3 बनेगा, 1 से बन रहा है 2, तो इससे बनेगा 0.2 मोल, सही है। फिर यही PH3 आगे किससे रिएक्ट कर रहा है, O2 से, और बताओ क्या बनाएगा, P2O5 प्लस H2O, ठीक, तो मैं इसको लिखता हूं 2PH3 और ये बन जाएगा 3O2, तो साथ में बन जाएगा 3H2O, सही है क्या, नहीं सही नहीं है, और 2 और 3, तो वापस से बैलेंस करो इसको आप, 2P2 अगर मैं 2PH3 कर देता हूं तो ये बनेगा P2O5 प्लस H2O भी बन रहा है साथ में आपका। अब अगर मैं 4PH3 इसको करूं, इसको 2P2O5 करूं, तो 12 हाइड्रोजन के लिए 6 हाइड्रोजन, 10 एंड 6 16, तो यहाँ पर 8O2 आ जाएगा। देखो बैलेंस्ड रिएक्शन, 12 हाइड्रोजन, 4 फॉस्फोरस, 10 एंड 6 16 ऑक्सीजन, सही है। अब आप देखें, इसका आपके पास 0.2 मोल है, तो इसके 4 मोल से 2 मोल बन रहा है, 1 से कितना बनेगा 1/2, तो 0.2 से कितना बन जाएगा 0.1। अब देखो 2:1 का रेशियो है ना, 4:2, 2:1, तो 2:1, 0.1 मोल बनेगा। अब लास्ट रिएक्शन क्या होगी, लास्ट रिएक्शन होगी कि जो आपका ऊपर MgO बना था वो इस P2O5 से रिएक्ट करेगा, सही है, और क्या बनाएगा, MgPO3 होल ट्वाइस। चलिए जी दोबारा रिएक्शन बैलेंस करते हैं, तो 2 फॉस्फोरस, 6 ऑक्सीजन, 1 मैग्नीशियम, बैलेंस रिएक्शन, कुछ भी नहीं करना है। अब आपके पास ये कितना है, ऊपर बना था 0.8 मोल और ये कितना बना है 0.1 मोल, तो क्योंकि ये LR है तो ये कितना बन जाएगा 0.1 मोल ही होगा। तो ये आ गया इसके मोल्स इनटू इसका मोलर मास कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, इसका मास मिल जाएगा। बोलो कर सकते हैं। तो एक तरीका तो है आपके पास ये वाला, कोई डाउट? मेरे पास इसका एक और तरीका, अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट पार्ट ये रिएक्शन आप लिख लो, आप चाहो तो इसको बैलेंस करो चाहे मत करो। तो अभी आपको Mg दिया है,
पर ये तो लिखनी ही पड़ेगी आपको, मतलब फर्स्ट रिएक्शन तो आपको करनी ही पड़ेगी। MgO पता लग गया। अब अगर आप ध्यान से देखें कि यहां पर ही जो 0.1 मोल Ca3P2 बना, यही Ca3P2 आगे काम करके PH3 बना रहा है, और ये PH3 आगे P2O5 पहुंच रहा है। फॉस्फोरस यहां से चला, मतलब इससे, और डायरेक्ट यहां पहुंचा है P2O5 के अंदर। तो आप इन दोनों के बीच में क्या करो, POAC लगा दो, POAC फॉर फॉस्फोरस। देखो यहां कितना फॉस्फोरस है, 2, तो आप 2 इंटू लिखोगे मोल्स ऑफ Ca3P2 शुड बी इक्वल टू क्या बनेगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ P2O5। तो 2 से 2 कैंसिल। जितने मोल्स Ca3P2 के रहे होंगे बताओ, उतने ही मोल्स कितने मिल जाएंगे आपको P2O5 के। समझ रहे हो, टूल है। मैंने आपसे क्या कहता, POAC एक टूल है, और ये आप अपने कॉमन सेंस से लगाना सीखोगे। धीरे धीरे आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई फॉस्फोरस यहां से चला, यहां गया, यहां से चला, फिर यहां गया, सारा फॉस्फोरस यहां से यहां पहुंच रहा है, मतलब हम इन दोनों के बीच में POAC लगा सकते हैं। तो देखो आपके ये 2 पार्ट खत्म हो जाएंगे, आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत रहेगी नहीं। P2O5 मिल गया, MgO मिल गया, LR का कंसेप्ट लगाओ और आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये थी आपकी सीरीज या फिर सीक्वेंशियल रिएक्शंस, और उनके अंदर आप POAC को कहां कहां यूज कर सकते हो ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आप इसे कॉपी करें। फिर हम मूव करते हैं अपने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम दो रिएक्शंस को एक साथ डील करेंगे। कैसे, हम अभी देखते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखें, हेडिंग डालें अपनी नेक्स्ट, व्हेन 2 एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली। देखिए ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये एक ऐसा पार्ट है जो दिखाई नहीं देता है। आज आप सीख लोगे, लेकिन 2 लेक्चर के बाद ये आपके सामने से गायब हो जाता है, मतलब आपके सामने रखा हुआ होगा फिर भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो बहुत ध्यान से इसको सीखें, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है। और इसको करने के 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। पहले समझे, When 2 elements react to form 2 or more products simultaneously, आपके पास कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में अगर रिएक्ट करते हैं तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे पहला, ये दोनों रिएक्ट करके H2O भी बना सकते हैं और H2O2 भी बना सकते हैं। सही है। ऐसे ही आप देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्ट करके NH3 भी बना सकते हैं, और यही दोनों रिएक्ट करके N2H4 भी बना सकते हैं। ऐसे ही सोडियम और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके Na2O भी बना सकते हैं और Na2O2 भी बना सकते हैं। ऐसे ही आयोडीन और क्लोरीन, ये आपस में रिएक्ट करके ICl3 भी फॉर्म कर सकते हैं, ICl5 भी फॉर्म कर सकते हैं। सेम ऐसे ही फॉस्फोरस और क्लोरीन, ये आपस में रिएक्ट करके PCl3 भी बना सकते हैं और PCl5 भी बना सकते हैं। ठीक, तो जब ऐसे रिएक्टेंट्स को आप मिक्स करते हो तो इस तरह के रिएक्शंस में क्या होता है, दोनों रिएक्शंस एक साथ चलती है। कई बार इनको कई लोग पैरेलल रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो साइमल्टेनियसली NH3 भी फॉर्म होगा और N2H4 भी फॉर्म होगा। तो आपको इन दोनों के कुछ ना कुछ अमाउंट्स दिए होंगे। मान लो मैंने 2 मोल ले लिया ये और 2 मोल ले लिया ये, तो कुछ अमाउंट NH3 का बनेगा, कुछ अमाउंट N2H4 का बनेगा। तो कितना कितना अमाउंट दोनों का बनेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं, और आपको डिसाइड करना होता है कि गिवन मोल से कितना मोल NH3 फॉर्म होगा और कितना मोल N2H4 फॉर्म होगा। तो सबसे पहली चीज, जब ऐसे केसेस बनते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है वो आपको यहां पर देखना है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, इन सब में क्या है, मोल्स का प्रोपोर्शन होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं ये वाला केस, वेरी गुड, H2 प्लस O2 क्या बनाता है, H2। सही है, ठीक। तो इसको आप बैलेंस करो तो यहाँ हाफ O2 आएगा। और सेकेंड रिएक्शन क्या हो सकती है कि आपकी H2 प्लस O2 गिव्स H2O2। ठीक है। अब सब कुछ डिपेंड करता है मोल प्रोपोर्शंस के ऊपर। अगर H2 और O2 का रेशियो 1:0.5 है तो H2O फॉर्म होगा। इनका मोल रेशियो 1:1 है तो आपके पास क्या होगा, H2O2 फॉर्म होगा। तो एक तो आप मोल रेशियो के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप इनको एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि ये रिएक्शन एक सीक्वेंस में हो रही होगी। कैसे, पहले H2 और O2 रिएक्ट करके क्या बना रहे होंगे, H2O, और फिर जो H2O बना
वो हाफ O2 से और रिएक्ट करके क्या बना सकता है, H2O2। ये हाइपोथेटिकल केसेस हम ले लेते हैं कि इसी सीक्वेंस में रिएक्शन हो रही है ना। हाइपोथेटिकल मतलब हम मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा कि पहले बनेगा H2O और फिर H2O से क्या बनेगा, H2O2 बनेगा, और फिर आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखें, पहली चीज़ तो आपको पहचानना आना चाहिए। क्वेश्चन में आपको कुछ भी कहानी सुना देगा, वो ऐसा बोलेगा आपसे कि मैंने फास्फोरस और क्लोरीन लिया और फास्फोरस और क्लोरीन से PCl3 और PCl5 दोनों बन सकता है। फिर आपसे कहेगा हम फर्दर PCl5, अगर ऐसा बोलेगा देखो कि Cl2 अगर एक्सेस में है तो ये बनेगा, Cl2 अगर कम अमाउंट में है तो ये बनेगा, या तो ऐसा बोल देगा, या ऐसा बोल देगा कि फास्फोरस क्लोरीन रिएक्ट करके PCl3 बनाएंगे और PCl3 फर्दर किस में कन्वर्ट हो सकता है, PCl5 में। तो लिखने की लैंग्वेजेस हैं, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये समझना है कि अगर दो एलिमेंट्स एक साथ दो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं तो आपको ये वाला कंसेप्ट यूज करना है। अब आप ध्यान से देखें, इस कंसेप्ट को यूज करने के मैं आपको दो तरीके सिखा रहा हूं, दोनों पे आप ध्यान दें। ठीक है, मेथड नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम एक ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पलर रिएक्शन लेकर चल रहा हूं। मान लो मेरे पास कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके COB बना सकता है और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 भी बना सकता है। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो तो यहां पर हाफ O2 होगा। ठीक है, अब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO बनाएगा या CO2 बनाएगा, वो डिपेंड करता है कार्बन और ऑक्सीजन के मोल रेशियो पर कि आपने जितना कार्बन और ऑक्सीजन लिया है उनका मोल रेशियो कितना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। आप मुझे इस रिएक्शन को देखकर बताओ मुझे 1 मोल कार्बन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 0.5 मोल। ठीक है, मैं आपको कंडीशन बनाना सिखा रहा हूं, फिर इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तब और क्लैरिटी आएगी। ठीक, यहां पे इस रिएक्शन को देखो, बताओ यहां आपको 1 मोल कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल। तो हर बार ऐसा ही होगा, मतलब ये फिक्स नहीं है हाफ और 1, लेकिन हर बार ऐसे होगा जो दो प्रोडक्ट बन रहे होंगे उनमें इन दोनों एलिमेंट्स का मोल रेशियो क्या होगा, अलग अलग होगा। अब हम यहां पर क्या करते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या बनाते हैं, हम बोलते हैं कि इफ फॉर 1 मोल कार्बन, हम कार्बन के मोल्स को फिक्स कर रहे हैं। तो देखो, अगर 1 मोल कार्बन के लिए मोल्स ऑफ O2 0.5 के इक्वल या उससे कम है, क्या है, मोल्स ऑफ O2 0.5 के बराबर है या फिर इससे कम है, तो अगर 0.5 से कम हुए तो O2 यहां पर LR बन जाएगा, बनेगा ना। अगर एक मोल कार्बन के लिए आपको 0.5 मोल O2 चाहिए, तो अगर O2 0.5 मोल से कम हुआ तो O2 क्या बन जाएगा, LR। और जब O2 LR है तो देखो यहां से CO फॉर्म हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि ओनली फर्स्ट रिएक्शन विल अकर, एंड CO विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकेंड रिएक्शन पे। इफ फॉर 1 मोल कार्बन moles of O2 are greater than or equal to 1, then only second reaction will occur and CO2 will be formed। तो उस केस में क्या फॉर्म होगी, CO2 फॉर्म होगी। ठीक है, अभी आप सिर्फ कंडीशन बनाना देखो, आपके पास क्या होगा, इनके एक एक मोल्स के लिए किसी भी एक को फिक्स कर लो। मैंने कार्बन को फिक्स किया है, आप चाहो तो ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकते हो। तो 1 मोल कार्बन के लिए एक वैल्यू तो मिलेगी आपको छोटी और एक वैल्यू मिलेगी बड़ी। ठीक, तो अगर छोटी वैल्यू से छोटे मोल्स हैं तब तो सिर्फ ये रिएक्शन होगी, बड़ी वैल्यू उसके बराबर या उससे ज्यादा मोल्स हैं तो सिर्फ ये रिएक्शन होगी। लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट है, फॉर 1 मोल कार्बन मोल्स ऑफ O2 जो है, मोल्स ऑफ O2 वो 0.5 से 1 के बीच में है, देन बोथ द रिएक्शंस विल अकर and none of the reactant will be left। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, वापस से बात करते हैं।
अगर 1 मोल कार्बन के लिए ऑक्सीजन के मोल 0.5 या उससे कम है तो सिर्फ ये रिएक्शन होगी और CO बनेगा। अगर 1 मोल से ज्यादा है तो ये रिएक्शन होगी और CO2 बनेगा। लेकिन अगर 1 मोल कार्बन के लिए ऑक्सीजन के मोल्स 0.5 से ज्यादा और 1 से कम है तो फिर ये दोनों रिएक्शंस एक साथ होंगी, और जब कभी भी दोनों रिएक्शंस होती हैं तो ना तो कार्बन बचेगा ना ही ऑक्सीजन बचेगा, दोनों पूरे कंज्यूम हो जाएंगे और प्रोडक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, CO और CO2 मिलेगा। समझ में आ रहे? तो ये कंडीशन रटने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बनाई ना, हम और रिएक्शंस के लिए बना सकते हैं। देखो बनाते हैं। आप देखो ये बहुत सारी रिएक्शन लिखी मैंने, अब मैं आपके सामने अलग अलग रिएक्शन लिखता हूं और उनके लिए कंडीशन बनाना सीखते हैं। तो ये सब एक बार आपने समझ लिया, इनको रटने की जरूरत नहीं है, कहीं आप ये कंडीशन रट के बैठ जाओ कि ऐसा होता है। हर केस के लिए कंडीशन अपने आप चेंज होती जाएंगी। जैसा देखें आप, मैं आपके सामने लिखता हूं फॉस्फोरस की रिएक्शन। तो मान लो P4 है, P4 Cl2 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। एक ये बना रहा है PCl3। तो देखो P4 प्लस 6Cl2 12 है ना, या चाहो तो आप P प्लस 3Cl2 लिख लो या 3/2 लिख लो। एक काम करो, PCl3 और एक फॉस्फोरस प्लस 5/2 Cl2, उससे क्या बन जाएगा, PCl5। आप चाहो तो P4 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं अभी, तो इसको चला लो काम, या चलो 4 की फॉर्म में लिख लो, आपको जनरली 4 की फॉर्म में मिलेगा। तो इसको आप लिख लो 4PCl3, ये बन जाएगा 6, इसको P4, ये बन जाएगा 4PCl5 और ये बन जाएगा 10, ठीक है। अब देखो, अब इस रिएक्शन की शक्ल क्या कह रही है। अगर आप फास्फोरस के मोल्स फिक्स कर दो, मैंने फिक्स कर दिए 1 मोल, तो इसके 1 मोल के लिए इसका 6 मोल और इसके 1 मोल के लिए इसका कितना मोल है, 10 मोल, है ना। अब आप कंडीशन क्या बनाओगे, अगर 1 मोल फास्फोरस के लिए क्लोरीन 6 मोल या उससे कम है तो सिर्फ ये रिएक्शन होगी। 1 मोल फास्फोरस के लिए क्लोरीन 10 मोल या उससे ज्यादा है तो ये रिएक्शन होगी। हाँ, और 6 से 10 के बीच में है तो दोनों रिएक्शन होंगी, ना फास्फोरस बचेगा ना क्लोरीन बचेगा। बोलो समझ में आ रहा है? और देखो, अरे रुक जाओ, अभी देखो, ये आप देखते ही बना दिया करोगे। I2 प्लस Cl2 गिव्स ICl3, बैलेंस करो 3Cl2 और 2ICl3। सिमिलरली I2 प्लस 5Cl2 क्या बनाएगा, 2ICl5। अब आ जाओ वापस से, बताओ क्या नहीं कंडीशन। हाँ, बहुत बढ़िया। 1 मोल I2 के लिए अगर क्लोरीन 3 मोल्स या उससे कम है, छोटी से छोटी वैल्यू, तो सिर्फ ये रिएक्शन होगी। 1 मोल I2 के लिए क्लोरीन 5 या उससे ज्यादा है तो ये रिएक्शन होगी, और 3 से 5 के बीच में है तो दोनों रिएक्शन होंगी, ना तो I2 बचेगा ना ही क्लोरीन बचेगा। बोलो क्या हम ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहली चीज आपको इस ट्रिक को यूज करने के लिए ये लैंग्वेज लिखने आनी चाहिए कि ये डिसाइड करना आना चाहिए कि किस मोलर रेशियो पर कौन सी रिएक्शन होगी। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, 1 मोल I2 के लिए अगर 3 मोल I2 Cl2 या उससे कम है तो फर्स्ट रिएक्शन होगी, 5 या उससे ज्यादा है तो सेकंड रिएक्शन होगी, और 3 से 5 के बीच में है तो दोनों रिएक्शंस होंगी। सही है। चलिए, ट्रिक सीखने के बाद इसको अब हम क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना सीखते हैं। वहीं पे मेरे दोनों मेथड काम में आएंगे। एक मेथड तो है ये ट्रिक वाला, और दूसरा एक नॉर्मल मेथड है। अब आपको इसके बाद जो दोनों में से समझ में आ जाए आप उन्हें यूज करें। हमारा पर्पस है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। मेथड दोनों सेम है, दोनों से आंसर सेम आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो पसंद आए आप वो मेथड यूज करें ना। टेस्ट की बात है, किसी को डेयरी मिल्क पसंद है तो किसी को 5 स्टार पसंद है, तो किसी को उसी रेंज की कोई किटकैट पसंद है ना, ऐसे अलग अलग चीज़ें पसंद होती है। तो आपके टेस्ट की बात है कि आपको यहाँ पर क्या पसंद आता है। चलिए, तो इसी बात पे देखो, हम एक क्वेश्चन को एग्जांपल लेकर चलते हैं। क्वेश्चन इज कि कैलकुलेट द फाइनल कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्सचर इफ 96 ग्राम O2 रिएक्ट्स विद। तो देखें, यहाँ मैंने O2 के मोल्स ले लिए हैं कुछ। तो आप मुझे बताओ 96 ग्राम O2 डिवाइड बाय 32 कितना हो गया, 3 मोल तो है आपके पास ऑक्सीजन। और अब आप कार्बन के अलग अलग मोल्स ले रहे हैं। तो पहले हम रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एक ये CO बना सकता है और साथ में क्या बना सकता है, CO2। कंडीशन वैसे आपके सामने लिखी हुई है, बट जरूरत नहीं है, हम फिर से बना सकते हैं, है ना। चलिए जी, तो हम फर्स्ट केस लेकर चलते हैं।
फर्स्ट केस में मेरे पास है 84/12, दैट इज 7 मोल कार्बन है ना। 12 7 से 84 ही होता है, बिल्कुल सही है। चलिए तो अब आप ध्यान से देखें, मोल रेशियो निकालें। 7 मोल कार्बन के लिए आपके पास कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 3 मोल O2 है। तो बताओ 1 मोल कार्बन के लिए कितनी O2 होगी? 3/7 विच इज 0.4, कितना हो गया? 3/7 4 28 20 2 6 8.428 मोल के आसपास है समझ रहा? अब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई 1 मोल कार्बन के लिए मेरे पास 0.428 है। तो हमारी कंडीशन क्या है कि अगर 1 मोल कार्बन के लिए ऑक्सीजन 0.5 के बराबर हो या उससे कम हो तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन होगी। तो अभी ये कंडीशन चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रही है ओनली फर्स्ट रिएक्शन विल अकर। समझ रहे हो? तो आपको सेकेंड रिएक्शन को देखना भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन होगी C प्लस हाफ O2 गिव्स CO। ठीक, बताओ इस रिएक्शन में कार्बन के मोल्स कितने हैं? 7। अब शुरू से आना है वापस आपको। और ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 3। जैसा कि आपको दिख रहा है O2 यहां पर LR है, 7/1 3/2 6 बन जाएगा, छोटी वैल्यू है तो ये हो जाएगा खत्म 0। इसके हाफ मोल से 1 बनता है, इसके 3 मोल से CO कितना बनेगा? 6 मोल बनेगा। इसके हाफ के लिए 1 काम में आता है, 7 में से 6 काम में आ जाएगा, ये कितना बचेगा? 1 मोल। तो अगर मैं आपसे बोलूं फाइनल प्रोडक्ट बताओ फाइनल प्रोडक्ट के मोल्स प्रोडक्ट में क्या क्या होगा? 6 मोल तो होगा CO प्लस 1 मोल आपके पास क्या बच जाएगा? कार्बन। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर। फाइनल प्रोडक्ट में क्या क्या होगा और कितना कितना होगा ये आपको यहां पर बताना होगा। बोलो समझ में आ रहा है? चलिए ये था मेथड नंबर 1 जो हमने ट्रिक से सीखा। हो सकता है आपको ये ट्रिक पसंद ना आए, ठीक? तो अगर आपको ट्रिक पसंद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपको बताया अपने अपने टेस्ट की बात है। तो मैं आपको इसी का एक और मेथड सिखाता हूँ। तीनों क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा, फिर आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा मेथड समझ में आ रहा है और कौन सा यूज करने में आप कंफर्टेबल होंगे। मेरे ऊपर मत जाओ, मैं तो दोनों में कंफर्टेबल हूं, आप किस में कंफर्टेबल हो ये आपको सोचना है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना। तो मेथड नंबर 2 क्या कहता है? आप कुछ मत सोचो कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, आप तो इन रिएक्शंस को सीरीज में लिखो। मतलब पहले CO बनाओ और CO से क्या बन जाएगी? CO2। ऐड मत कर देना, कहीं ऐड कर दो, ठीक है? अब शुरू हो जाओ भगवान का नाम लेके। कार्बन के आपके पास है 7 मोल और ऑक्सीजन के हैं 3 मोल। डिसाइड करो यहाँ LR कौन है? तो देखो ये LR है, ये खत्म हो जाएगा, ये कार्बन 1 मोल बचेगा और ये CO कितना बनेगा? 6 मोल बनेगा। देख लिया? अब आप मुझे बताओ अगली रिएक्शन होगी या नहीं होगी? हाँ वेरी गुड, नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? अरे अगली रिएक्शन होने के लिए O2 तो होना चाहिए, O2 तो खत्म हो चुका है, CO अब कार्बन से फर्दर रिएक्ट करेगा नहीं, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? 6 मोल तो मिलेगा CO प्लस 1 मोल क्या मिल जाएगा? कार्बन। अच्छा लगा? तो आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। सिखा मैं दोनों रहा हूं, मुझे सिखाने में कोई दिक्कत नहीं, सिखाना आना चाहिए, दोनों आने चाहिए, है ना? कई बार हो सकता है वो भी आपके काम में आए। चलिए ये हो गए अपने मेथड दोनों। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं देखें ध्यान से। सेकंड पार्ट में ये आपसे कह रहा है कि 24 ग्राम, यानी अब आपके पास 2 मोल तो है कार्बन और साथ में 3 मोल ऑक्सीजन था ही। तो अगर 2 मोल कार्बन के लिए 3 मोल ऑक्सीजन है तो बताओ 1 मोल कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन होगा? 1.5 मोल। तो फिर से मेथड नंबर 1, अगर 1 मोल कार्बन के लिए ऑक्सीजन 1 मोल या उससे ज्यादा है तो सिर्फ सेकेंड रिएक्शन होगी। तो आप रिएक्शन लिखें C प्लस O2 गिव्स CO2, ये रिएक्शन होगी। कार्बन है आपका 2 मोल, ऑक्सीजन है 3 मोल, है क्या? है ना? ये LR हो गया, ये LR तो कार्बन खत्म 0। 2 मोल के लिए 2 मोल काम में आ जाएगा, 1 मोल मिलेगी O2 और
2 मोल मिल जाएगी CO2। तो ये आपका फाइनल मिक्सचर होगा मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 2, अगर आप मेथड नंबर 2 यहां पर यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, फिर से रिएक्शन लिखो सीरीज में, C प्लस हाफ O2 गिव्स CO और C प्लस O2 गिव्स CO2। लिख सकता हूं, हो जाओ शुरू। ये 2 मोल और ये 3 मोल। हाँ जी, इस बार LR कौन? कार्बन। ये हो जाएगा 0। ध्यान से देखना, 1 के लिए हाफ काम में आ रहा है तो 2 के लिए कितना काम में आएगा? 1। आपके पास बचेगा 2 मोल O2। सॉरी, रिएक्शन गलत लिख दी मैंने, इसको आप लिखो CO प्लस हाफ O2। सही ना? अब देखो 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 2 मोल से CO कितना बनेगा? 2 मोल CO बनेगा। अब बताओ अगली रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी तो अगली रिएक्शन करवाओ। कौन कौन काम में आया? CO आया 2 मोल काम में और O2 भी कितना है? 2 मोल। अब निकालो LR। हाँ, वेरी गुड। तो इस बार फिर से CO LR, ये हो गया 0। 1 के लिए हाफ तो 2 के लिए 1 मोल काम में आएगा। एक तो आपको मिलेगी 1 मोल O2, 2 से इसका बन जाएगा 2 मोल और आपको साथ में क्या मिलेगी? 2 मोल CO2। लेंथ भी सेम है, आंसर भी सेम है, तरीके अलग अलग हैं। तो कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, दर्द तो आपके ही कान में होना है, मतलब तरीके सेम है, थोड़ा से मैनिपुलेशंस हैं ऊपर नीचे। एक इस तरीके से कर लिया, एक इस तरीके से कर लिया। जो आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से करें। दोनों मेथड्स आपके सामने हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो समझ में आता है उस मेथड को काम में लें और एक बार थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए, हो गया थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में सेकेंड वाला तरीके से आपने कर लिया होगा, फर्स्ट वाला तरीका मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। बस यहीं पर डिफरेंशिएट हो जाता है। यहाँ पर कुछ लोगों को फर्स्ट तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो फिर आप उस केस में सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखना, 48 ग्राम कार्बन है तो 48/12 यानी मेरे पास 4 मोल तो है कार्बन और उसके साथ क्या प्रेजेंट है? 3 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट। मैं मेथड यूज कर रहा हूं फर्स्ट। तो आप बताएं, अगर 4 मोल कार्बन के लिए 3 मोल है तो 1 मोल कार्बन के लिए मेरे पास ऑक्सीजन कितना होगा? 3/4 विच इज 0.75 मोल O2। अब देखो, ना तो ये 0.5 से कम है और ना ही ये 1 से ज्यादा है। हाँ, क्योंकि ये 0.5 से 1 के बीच में है तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि बोथ द रिएक्शंस विल अकर। सो बोथ द रिएक्शंस विल अकर। और अब अगर दोनों रिएक्शन होंगी तो लिखें रिएक्शन दोनों की दोनों। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। यहां पर एक रिएक्शन तो क्या होगी? C प्लस हाफ O2 गिव्स CO और दूसरी रिएक्शन होगी C प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है, इन वैल्यूज को तो यूज ही नहीं करना है। कार्बन कितना था? 4 मोल। तो अब आपके पास जो 4 मोल कार्बन है उसमें से मान लो x मोल काम में आया यहां। अगर x मोल यहां काम में आया तो बताओ यहां कितना काम में आएगा? 4 माइनस x मोल। बोलो आएगा? सिमिलरली अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि टोटल 3 मोल O2 काम में आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब दोनों की दोनों रिएक्शंस होती है देन नो रिएक्टेंट विल लेफ्ट। मतलब सारा का सारा कार्बन काम में आएगा और सारा का सारा O2 काम में आएगा। तो आप बस ये पता करो कि x मोल कार्बन के लिए आपको O2 कितनी चाहिए होगी? x/2 और उससे CO कितना बनेगा? x मोल। सही है ना? सेम ऐसे ही 4 माइनस एक्स के लिए O2 कितनी काम में आएगी? 4 माइनस एक्स और CO2 भी कितना बनेगा? 4 माइनस एक्स। अब आपको x की वैल्यू ढूंढनी है तो ध्यान दें, जो टोटल O2 आपके पास काम में आ रही है इसके हिसाब से वो कितनी है? 4 माइनस एक्स प्लस x/2 विच इज 4 माइनस x/2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू टोटल O2 अवेलेबल, वो की 3 मोल है। 3 को इधर लाओ, x/2 को ले जाओ, बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो बेसिकली आपको यहां पर 2 मोल क्या मिलने वाला है? x की वैल्यू मिलने वाली है। अब x आ गया तो सब कुछ आ गया। देखो CO के कितने मोल्स हो गए? 2 मोल और CO2 के भी कितने मोल्स हो गए? 2 मोल। तो बेसिकली अब अगर आप मुझसे फाइनल प्रोडक्ट पूछो तो मैं फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या बताऊंगा
कि मेरे पास 2 मोल तो बनी CO और 2 मोल ही क्या बन चुकी है, CO2। कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है फर्स्ट मेथड की। अब आपको यहां ध्यान देना है, जब दोनों रिएक्शंस होती हैं तो दोनों रिएक्टेंट पूरे पूरे कंज्यूम होंगे। किसी भी एक से बात कर लो, मैंने कार्बन से बात की, आप चाहते तो ऑक्सीजन से भी कर सकते थे। एक जगह मान लो X काम में आया तो बाकी जगह पूरा बचा हुआ काम में आ जाएगा। इसके लिए कितनी O2 चाहिए निकाल लो और अवेलेबल मोल्स के बराबर कर दो। ठीक। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 आपको यहाँ रिलेटिवली ईजी लगेगा। उसमें क्या है, रिएक्शन को सीरीज में लिखो तो C प्लस हाफ O2 से क्या बनेगा, CO, और फिर ये CO फर्दर रिएक्ट करके क्या बना सकता है, CO2 फॉर्म कर सकता है। मोल्स से शुरू हो जाए, कार्बन, बताओ कार्बन की मोल्स कितने हैं मेरे पास, 4, और ऑक्सीजन की मोल्स कितने हैं, 3। तो आपको दिख रहा है कार्बन या LR होगा 4/1 3/2। आप याद करो वो दिन जब मैंने आपको LR पढ़ाया था, एकदम से क्लिक किया मुझे, क्या मैंने आपसे कहा था कि 2 लेक्चर के बाद आप LR हवा में निकालना शुरू कर दोगे। देखो वो समय आ चुका है, तो मुझ पर भरोसा रखें। ऐसे ही जब आप ये मोल कंसेप्ट अभी पढ़ रहे हो, शुरुआत के टाइम पर, क्योंकि आपका देखो 10 से 11 जब ट्रांजिशन होता है तो पढ़ने के तरीके बदलते हैं। केमिस्ट्री आज तक आपके लिए रटने वाला था, याद करने वाला था, अब लॉजिकल बन चुका है। फिजिकल केमिस्ट्री तो सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, बच्चे यूँ सोचते हैं मेरे को आ नहीं रहा, आप बस पेशेंस रखो। मोल थोड़ा सा पेशेंस मांगता है, और आप तमीज से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मोल कंसेप्ट आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं, उस क्वेश्चन को तो कभी छोड़कर ही नहीं आओगे। हाँ चलिए, खैर 4 मोल 3 मोल, तो ये भाई साहब LR है, ये LR है तो ये खत्म हो जाएगा 0। 1 के लिए काम में आ रहा है हाफ, बताओ 4 के लिए कितना काम में आएगा, 2 मोल काम में आएगा, तो ये बच जाएगा 1 मोल O2, और इसके 4 मोल से CO कितना बनेगा, 4 मोल ही बन जाएगा। बताओ अगली रिएक्शन होगी या नहीं होगी ना। तो देखो अगली रिएक्शन क्या होगी, 4 मोल तो बनेगा CO, और ये जो O2 बचा है 1 मोल पूरा पूरा काम में आएगा। अब बताओ LR कौन, हाँ अब LR कौन है, O2। तो ये खत्म। हाफ मोल के लिए 1 काम में आ रहा है तो 1 के लिए 2 काम में आएगा। तो देखो 4 में से 2 मोल चला गया, एक तो आपको मिल जाएगा 2 मोल CO। 1 मोल से हाफ से 1 बनता है तो 1 से कितना बनेगा, 2। तो देखो इस फाइनल मिक्सचर में आपको क्या मिल जाएगी, 2 मोल CO प्लस साथ में क्या मिलेगा, 2 मोल CO। तो यह है आपका एक स्पेसिफिक केस, जब 2 एलिमेंट्स 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट भी फॉर्म कर सकते हैं, तो उस केस के लिए आप इन कंसेप्ट को यूज करेंगे। दोनों मेथड्स आपके सामने हैं, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, जो आपको पसंद आए वो यूज करो और ये अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ी सी सफाई कर देता हूं, ये देखिए। चलिए ट्राई कीजिए, उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेंगे। चलिए आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आंसर तो इसका मुझे भी याद नहीं है, सॉल्व भी करना पड़ेगा, मैंने तो ऐसी वैल्यूज एडजस्ट करके दे रखा है आपको क्वेश्चन। देखो कह रहा है 25.4 ग्राम तो है आपके पास आयोडीन। देखिए एक आई का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 127, तो I2 का हो जाएगा 254। सही है, तो यहां से आप एक तो निकाल लो मोल्स ऑफ I2, वो कितने हो गए 0.1, और 14.2 ग्राम क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मोलर मास हो जाएगा 171, तो 14.2 दैट इज 0.2 मोल है आपके पास क्लोरीन। अब देखो फिर से मैं आपको, क्योंकि मुझे आपको दोनों मेथड ही सिखाने हैं तो मैं आपको दोनों मेथड से यूज करके दिखा रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपने किस मेथड से सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन की फील को समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है क्लोरीन और आयोडीन को रिएक्ट करवाया है तो गिव अ मिक्सचर ऑफ ICl3 एंड ICl। तो देखो एक तो I2 और Cl2 रिएक्ट करके बना रहे हैं ICl, और एक I2 और Cl2 रिएक्ट करके बना रहे हैं ICl3। मेथड नंबर 1 यूज कर रहा हूं पहले में। रिएक्शन की शक्ल देखें, 1 मोल के लिए 1 मोल है या उससे कम है तो ये रिएक्शन होगी। सही है, 1 मोल के लिए 3 मोल या उससे ज्यादा है तो ये रिएक्शन होगी, और 1 से 3 के बीच में है तो दोनों रिएक्शन होंगी। तो आप देखें आपके पास 0.1 मोल I2 है, 0.1 के लिए 0.2, तो 1 के लिए कितना होगा 2 मोल, 1 से 3 के बीच में है। इसका मतलब पहली चीज तो हमने डिसाइड कर ली है कि दोनों रिएक्शंस होंगी।
so both the reactions will occur. सही है। बस अब जब दोनों रिएक्शन होती है तो ना I2 बचेगा ना Cl2, सीखा था हमने। तो आप देखें आपके पास टोटल है 0.1 मोल I2। मान लो x यहां पर काम में आया तो यहां कितना काम में आएगा 0.1 माइनस x। इसके x के लिए ये कितना काम में आएगा x, और ये कितना बनेगा 2x। इसके 0.1 माइनस x के लिए कितना काम में आएगा 3 इंटू 0.1 माइनस x, और ये कितना बनेगा 0.1 माइनस x। अगेन जो टोटल Cl2 काम में आया वो है x प्लस 3 इंटू 0.1 माइनस x, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 0.2 टोटल अवेलेबल Cl2। मल्टीप्लाई करें x प्लस 0.3 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0.2, इसको इधर ले आए तो 0.1 इज इक्वल्स टू बन गया 2x, x की वैल्यू आ गई 0.1/2 दैट इज 0.05। तो इसका मतलब ये कितना बना 0.1, क्योंकि आप 2x की जगह 0.1 लिख सकते हो, और ये कितना बनेगा 0.05 मोल। तो आपके पास फाइनल मिक्सचर में क्या क्या होगा 0.1 मोल ICl होगा और 0.05 मोल ICl3 होगा। कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपको रिएक्शंस को कैसे लिखना होगा कि भाई पहले तो I2 Cl2 से रिएक्ट करके ICl बनाएगी, और फिर ये ICl फर्दर और Cl2 से रिएक्ट करके ICl3 बना सकता है। क्योंकि यहाँ क्लोरीन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्लोरीन का अमाउंट भी आपको सारा चाहिए होगा। बैलेंस करें तो इसे आप लिख लें 2ICl, ये ICl फर्दर Cl2 से रिएक्ट करके ICl3 फॉर्म कर सकता है। सही है। अब फिर से शुरू हो जाएं। इसके मोल्स कितने 0.1, इसके मोल्स कितने 0.2। तो देखें भाई साहब ये LR है, ये LR है तो ये तो हो जाएगा 0। इसके 0.1 के लिए 0.1 काम में आएगा और आपके पास बचेगा 0.1 मोल Cl2, और साथ में ये बन जाएगा 0.2 मोल ICl। जैसा हम सीक्वेंशियल रिएक्शन में सीख चुके हैं, कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है आगे। ये 0.2 मोल बना तो ये 0.2 मोल ही काम में आएगा, और ये कितना बचेगा 0.1 मोल बचेगा। सही है। अब बताओ LR कौन। अब LR है आपका क्लोरीन, है ना, क्योंकि छोटा है तो ये 0। बताओ कुछ मिस्टेक हुई क्या, नहीं सही है ना सब कुछ। ICl प्लस Cl2 आपके पास क्या बना रहा है ICl3। ठीक है। इसके 0.1 के लिए कितना काम में आएगा 0.1 मोल आएगा। मिस्टेक यहाँ हुई है, हाँ वही मैं कह रहा था डिफरेंस कैसा है। ये 2ICl3 बनेगा, देखो तो ये 2 इंटू 0.16 इंटू 2 करोगे तो ये भी कितना बन जाएगा 0.1 मोल ही बनेगा। तो यहाँ हमने मिस्टेक कर दी थी। अब आप देखें 0.1 मोल के लिए 0.1 काम में आएगा, 0.1 मोल ICl बचेगा, और 0.1 मोल से आपको 0.1 मोल ही क्या मिल जाएगा ICl3। तो जहां तक मैं सेंस कर पा रहा हूं और मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है, बच्चों को ये मेथड ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, आपको ये पसंद आ रहा है तो बस आपको ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। आप इसी मेथड को यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इसको यूज़ ना करें। बाकी हर बार मैं प्रूव करता हुआ चल रहा हूँ कि आंसर्स दोनों से क्या आने वाले हैं, सेम है। चलिए, तो अब आप मेरी उम्मीदों पे खरे उतरें। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक। आपको ये ट्राई करना है, क्योंकि अब अपना इस चैप्टर का स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट भी खत्म हो चुका है। अब हम इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में एंटर करेंगे। दोज आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या बोलते हैं हम उनको, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपके थ्रू आउट आगे तक काम में आने वाले हैं। तो वो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं वो हम सब नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने सिखाया उसके हिसाब से अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करें, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।